भक्तों, आप सभी का स्वागत है। तो मेरी जो ये चैनल की शुरुआत हुई थी, तो इससे तो बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हैं, पर जो मुख्य व्यक्ति आज मैं आपसे उनकी मुलाकात कराऊंगा, योगेश राजपूत जी। जब मैंने ये चैनल शुरू किया तो मेरे को उनसे प्रेरणा मिली। उन्होंने एक गौ पालन का कोर्स रखा था और गाय के लिए उनके बारे में मतलब मैं क्या बोलूँ, उनकी जो सेवा है गाय के लिए उनको इतना पता है। तो आज आपकी मुलाकात कराते हैं योगेश राजपूत जी से। नमस्ते योगेश भाई, नमस्ते आपका नमस्ते। हमारे चैनल में स्वागत है। जी। तो आपका ये जीवन में जो आपने ये गौ माता के बारे में शुरुआत की, तो ये कैसे हुआ? आप अपना स्टोरी बताएंगे कि आप गौ से जुड़े कैसे? जी, मैं आज से 14 साल पहले मैं हीरे की कंपनी में काम करता था। मैं एक डायमंड सेटर हूँ, अंधेरी सीजन में जॉब करता था। तो मेरी वाइफ को थायराइड का कैंसर हुआ था, सेकेंड स्टेज का। तो उसका ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने बोला था उसको कीमोथेरेपी और रेडिएशन देना है। मगर मैं राजू भाई को बहुत सुनता था। राजू भाई हमारे गुरु है, उनको मैं सुना करता था। राजू भाई बोलते थे कि कैंसर का पेशेंट कैंसर से नहीं, उसके ट्रीटमेंट से मरता है। तो जो कीमोथेरेपी रेडिएशन जो होता है, उससे कैंसर का पेशेंट मरता है। तो मैंने वो सारी चीज़ें देखने के बाद मैं पंचकव्य.org करके एक वेबसाइट है, उसमें गया था। तो उसमें मुझे कैंसर के विषय में और मनुष्य को होने वाली सारी बीमारियों के विषय में जानकारी मिली। तो मुझे ये सारी जानकारी मिली कि पंचगव्य मतलब गौ माता का जो दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र जो होता है, उससे हम अनेक असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। तो यही सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चेन्नई गया। वहाँ पर निरंजन वर्मा जी है, उनके यहाँ पर जाके मेरी धर्मपत्नी का हमने चिकित्सा भी करवाया। और ये मैंने पंचगव्य में वहाँ पर जाके कुछ बातें सीखी, पढ़ाई भी किया मैंने उसका। वो सब करने के बाद मैं मुंबई में आया। मुंबई में आने के बाद में मैंने देखा कि ये समाज को डायरेक्ट गोमूत्र आप नहीं पिला सकते, तो हमको दूध के माध्यम से उनके परिवार में जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे दूध का काम करना शुरू किया। मैं कुछ ऐसे लोगों के पास गया जिनके पास देसी गौ माता थी, गिर गौ माता थी, मगर वो उसका दूध नहीं बेच पाते थे। तो फिर मैंने वो बीड़ा उठाया, उनसे दूध लेता था और हर एक के घर में जाके गौ माता की दूध की महिमा बता बता कर आज मैंने कम से कम 650 फैमिली के साथ में जुड़ गया। तो और आप मैं 650 लोगों को दूध दूध पहुंचाते हैं? पहुंचाते हैं। वाह। और हम लोग मतलब यहाँ से लेके दादर तक हम 650 फैमिली तक हम दूध पहुंचा रहे हैं। इस तरीके से हम लोग ये 650 फैमिली का जुड़ करके गौ माता का काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे गौ माता के साथ काम करते करते आने की अनेक चुनौतियाँ आई। हमारे साथ कितने लोग जुड़े, कितने लोगों की गौशालाएं बंद भी हुई। तो वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, गोबर गोमूत्र से क्या हो सकता है, दूध के माध्यम से क्या हो सकता है, समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सारी बातों का हमने 14 साल में बहुत अध्ययन किया। और आज वही सब कुछ लेकर के आज हम इधर नेरल में बैठे हैं और एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हम बना करके एक गौ पालन कर रहे हैं कि हर एक चीज़ का मतलब गौ माता का दूध का क्या उपयोग कर सकते हैं, गोबर का क्या उपयोग कर सकते हैं, गोमूत्र का क्या उपयोग कर सकते हैं, और गौ माता को कैसे कृषि के साथ जोड़ करके गौ माता को एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में हम लेकर आ सकते हैं। क्योंकि गौ माता से जब तक हमको मतलब अर्थ अर्जन नहीं होगा, जब तक गौ माता को कोई पालेगा नहीं। और इसके लिए हमको ऐसा मॉडल तैयार करना है कि अगर हमारे पास गौ माता है तो सिर्फ दूध के लिए उसको नहीं देखा जाए, उसके जो बाय प्रोडक्ट है उससे और हम क्या कर सकते हैं। और जैसे आपने देखा यहाँ पर हम गोबर की ईंटें भी बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक रिसोर्ट बना दिया। गोबर की ईंटों से हमने रूम बनाए। वो रूम पे यहाँ पर लोग आते हैं, रहते हैं, और हम गो आधारित खेती करते हैं। तो उन्हीं सब्जियों को हम उनको खिलाते हैं, उसी घी का उन्हें हम सेवन करवाते हैं, ताकि लोग वो कल्चर से जुड़ते हैं, उन्हें पता चलता है कि और क्या क्या हो सकता है हमारे समाज में, और क्या क्या हो सकता है गौ माता के साथ में जुड़ तो करके। मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे सब लोग गौ पालन तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक रास्ता नहीं मिलता कि गौ पालन करना कैसे चाहिए। और आजकल जो भी गौशाला बन रही हैं तो वो स्वावलंबी बन नहीं सकती, कई लोगों को बंद करना पड़ता है। तो उसमें आप क्या बताएंगे, अगर किसी को स्टार्ट करना है, कोई नया गौशाला खोलना चाहता है या गौ पालन करना चाहता है, तो उनको स्वावलंबी बनाने के लिए आप जैसे तो यहाँ पे मॉडल बनाया, अभी किसी के पास कम पैसे हैं तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है? शुरुआत में वो क्या करे? देखिए, गौ पालन में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो चारे की आती चार। है। और सबसे बड़ी जो समस्या आती है उनके खर्चे की। तो अगर हम दूध के लिए ही गौ माता को रखेंगे तो दूध तो वो 3 से 4 महीना देगी, बाद में तो दूध कम होना शुरू होता है। तो फिर जो गौपालक है उसके ऊपर लोड आना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे सरल और सीधा उपाय क्या है कि एक गौ माता को 5 गुंठा जमीन लगती है, 5,000 स्क्वायर फुट की जमीन एक चाहिए। गौ माता। जब भी पूरा साल भर उसको शुद्ध चारा मिलेगा और पेट भर चारा मिलेगा, तो जो गौपालक है उसका खर्चा कम होगा। तो जो कोई व्यक्ति अगर गौपालन करना चाहता है तो उसको इसी बात का ध्यान रखते हुए गौपालन करना चाहिए कि एक गाय के पीछे मेरे पास 5 गुंठा जमीन होनी चाहिए। अगर उसके बाद 10 गौ माता का वो काम करना चाहता है तो उसके बाद 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए।
वो 1 एकड़ ज़मीन में उसको कौन सा चारा उगाना चाहिए, किस तरीके का चारा उगाना चाहिए, उसका बाकी का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ड्राई पाउडर उसको साल में कितना लगता है, हरा चारा उसको कितना लगता है, दाना कितना लगता है, ये सब बातों का पहले वो गोपालक को ज्ञान होना चाहिए। अभी लोग क्या करते हैं कि वो उत्सुकतावर मतलब उत्सुकता से वो गाय लेकर आ जाते हैं, मगर उसके ऊपर वो ट्रेनिंग नहीं लेते कि गोपालन किस तरह होना चाहिए। अगर व्यक्ति उसका जो भैया है वो अगर चले गया तो फिर मुझे सेकंड क्या ऑप्शन होना चाहिए, अगर मैं गाय ला रहा हूँ तो चारे का ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये सारी बातों का पहले उनको ट्रेनिंग लेना चाहिए। उत्साह के इसमें आकर के तुरंत गोपालन नहीं शुरू करना यानी कि चाहिए। उनको यहाँ पे आके अगर कोई गौशाला बनी हुई है, हाँ। उनको रहना है यहाँ पे, जानना है जी, जो गाय भी के कोई साथ। अच्छी गौशाला है, क्योंकि अभी बहुत से गुरु हैं, बहुत से अच्छे गोपालक हैं और जो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बना करके गोपालन कर रहे हैं, तो उनके पास जाके उनका अनुभव, क्योंकि उनका 10 से 20 साल का अनुभव है, अगर वहाँ पर जाके आपने एक हफ्ता भर में ट्रेनिंग ली है या उनके उनके साथ जुड़े रहे या उनको फॉलो किया, तो उनका 20 साल का अनुभव आपको 2 दिन में मिल सकता है। तो इस तरीके से पहले आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए। गोपालन में ब्रीडिंग का क्या महत्व है, कौन सी गाय आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, यहाँ के वातावरण के हिसाब से आपको कौन सी गाय सुटेबल होगी, ट्रांसपोर्टेशन का गणित क्या है, हर चीज़ का गणित लगाने के बाद ही गोपालन में उतरना चाहिए। नहीं तो आगे जाके वो गौ माता को दोष देते हैं कि नहीं गौ माता तो फेल है, हम फेल हो गए। फेल गौ माता ने नहीं किया, हमारी आदतों ने किया। हम उत्साह जाकर के कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते तो पहले हमको उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसका प्लस और माइनस दोनों बातों का ध्यान में रखने के बाद ही गोपालन शुरू करना चाहिए। अगर जैसे कुछ गोपालक है वो गाय तो पाल लेते हैं मगर वो दूध नहीं बेच पाते, तो दूध बच जाता है। तो दूध ऐसी चीज़ है, अगर आप दूध को नहीं बेचोगे तो दूध आपको बेच देगा। तो दूध अगर नहीं बिक रहा है तो उसका सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आप घी बनाओ। तो अगर घी बनाया आपने तो घी को भी आपको किस तरह से देना है। अगर घी भी नहीं बिके तो उसका बाय प्रोडक्ट और क्या हो सकता है, घी का नस्य औषधि बन सकता है, शतोत घृत बन सकता है, शतावरी घृत बन सकता है, ब्रह्मी घृत बन सकता है। इस प्रकार से अनेक 10 से 12 प्रकार के हम अलग अलग घृत बना सकते हैं। और ब्रीडिंग के ऊपर आपको क्या कहना है कि जैसे कि अभी जिसने नई नई गौशाला बनाई या किसी को ब्रीडिंग के बारे में नहीं पता, अब मैंने जैसे सुना है, मेरा एक सवाल है कि जो गाय का बछड़ा होता है, अगर कहते हैं कि वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, दूध पीना छोड़ देता है गाय का, तो उसको हम छोड़ देते हैं बच्चे को, कहीं और किसी को दे देते हैं आप गौपालन के लिए। तो क्या आपके हिसाब से ये सही है कि गाय का बछड़ा अगर माँ से अलग हो तो ऐसा सही है क्या? नहीं, देखिए पहले आप उसका पूरा विज्ञान समझिए कि किसी को हम सही और गलत नहीं बोल सकते। अभी जैसे एक गाय है, उसने जब तक उसको 9 महीना तक समझो दूध पिलाया, 9 महीने तक दूध पिलाने के बाद में वो बछड़ा जो है स्वयं दाना खाना शुरू कर दिया, मतलब दाना जो होता है वो स्वयं खाना शुरू कर दिया, वो खुद चरना शुरू कर देता है। तो मतलब वो आत्मनिर्भर हो गया, वो खुद अपना चर करके दाना खा करके वो जी सकता है, उसको दूध की आवश्यकता नहीं है। तो स्वयं गौ माता ही उसको अलग कर देती है, क्योंकि गौ माता के पेट में दूसरा बच्चा पड़ रहा है। तो अगर वो बच्चे को अलग नहीं किया तो उसका वो दूध पीता रहेगा। तो गर्भावस्था में भी जो बछड़ा है वो उसका दूध पीने लगता है। तो जो गर्भ में जो गाय बछड़ा पड़ रहा है उसको कमजोरी आने शुरू हो जाती है। इसके लिए अगर हम 9 महीना 1 साल हो जाता है तो अगर हम गौ माता से उसको अलग करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर हो गया, वो खुद स्वयं खा सकता है, स्वयं चढ़ सकता है, वो स्वयं जी सकता है। बाकी गोपालक तो उससे पालेगा ही, वो चरने लेके जाएगा, सब कुछ करेगा, मगर गौ माता का दूध उसे फिर नहीं पिलाएंगे, क्योंकि अगर वो कंटिन्यू पीता रहेगा तो उसके गर्भ में जो दूसरा बच्चा पड़ रहा है उसे दिक्कत आएगी और गौ माता कमजोर हो जाती है।